चलिए शुरू करें। तो भैया हिस्ट्री में जिस प्रकार से सवाल आ रहे हैं, आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी पता होनी चाहिए। छोटी से छोटी डिटेल भी आपकी कॉपी के अंदर और आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। कॉपी के अंदर ना लिखो चलेगा, लेकिन दिमाग के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल जो यूपीएससी है ना, उसने ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में घुसना छोड़ दिया। वो छोटे छोटे पिन पॉइंट्स निकालती। क्या निकालती है? छोटे छोटे पिन पॉइंट्स निकालती, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर स्टेटमेंट बनाती। और यदि आपको इसका एक छोटा सा डेमो देखना हो तो 2024 सीडीएस पेपर 1, उसमें एक बार हिस्ट्री के सवाल जाकर देखना। यूपीएससी एग्जाम में कुछ ही महीने बाकी रह गए और अब 4-5 कोचिंग एकेडमीज वाले 5 प्रकार के झंडे लेके आएंगे। हमारा क्रैश कोर्स ले लो, हमारा ये नोट्स ले लो, हमारा फला ले लो, ढमकाना ले लो। किसी भी चीज के चक्कर में नहीं पड़ना है और स्पेशली दूर रहना है वन शॉट वीडियो से। वन शॉट में करें इंग्लिश, वन शॉट में करें मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे 9 घंटे की वीडियो, चाहे 19 घंटे की वीडियो, वन शॉट वीडियो से दूर रहना है। अगर वन शॉट से सिलेबस किया तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, लिख कर ले लो मुझसे। ठीक है, इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। कायदे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दुगनी मेहनत कर लेंगे, लेकिन शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएंगे। चलो, तो भैया मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है दैट विल बी, यहां पर मैं लिख देता हूं मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे चलो ऊपर लिखा हुआ है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट लिख सकते हो, इन्वेजन लिख सकते हो, घुसपैठ लिख सकते हो। अब अगर बच्चे हम थोड़ा सा हिस्ट्री समझने की कोशिश करें, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री समझने की कोशिश करें, इसमें एक एक चीज नोट डाउन करनी है प्लीज। कान से सुनते रहो, स्क्रीन पर देखते रहो और पेन चलाते रहो। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो हमारा जो प्यारा भारत देश है इंडिया, इंडिया को भैया बोला जाता था गोल्डन स्पैरो। क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? गोल्डन स्पैरो। इंडिया को भैया बोला जाता था गोल्डन स्पैरो। पता है क्यों? पता है इंडिया को गोल्डन स्पैरो क्यों बोला जाता था? लिखिए, पॉइंटर्स बनाइए, इस तरीके से बनाओ फ्लो चार्ट और लिखो। इंडिया को भैया गोल्डन स्पैरो बोला जाता था, सॉरी बोला जाता था 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन था प्रोस्पेरिटी। सबसे भैया पहला रीजन था प्रोस्पेरिटी, अमीरी। किस वजह से? सर इंडिया के पास बहुत ही अधिक मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेस थे। क्या थे भैया? नेचुरल रिसोर्सेस थे। इसी बीच इसी बीच इसी बीच सर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो 47 एडी की बात है। 47 एडी, एडी मींस एनो डोमिनी। हिपोलस नाम के व्यक्ति ने, हिपोलस नाम के व्यक्ति ने मॉनसून को डिस्कवर कर दिया। हाँ भाई, जियोग्राफी वाला मॉनसून। मॉनसून को डिस्कवर करने से क्या हुआ भैया, जो भी ट्रेड वाले थे, जो भी भैया अपना ट्रेड वगैरह करते थे, वो जैसे ही मॉनसून की हवा आ रही है उसके साथ चले जाते थे। और जब रिट्रीव ऑफ मॉनसून होता था, जब मॉनसून वापस जाता था, तो उसके साथ चले जाते थे। तो इससे इससे भैया ध्यान से समझेंगे, इंडिया को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड भैया बढ़ती चली गई। अच्छा, ट्रेड क्यों हो रही है? बिकॉज इंडिया के पास अधिक मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेस है, अधिक मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेस हैं। और इसका एक मेन रीजन था स्पाइसेस। इसका एक मेन रीजन स्पाइसेस भी था। अभी के लिए सिर्फ कहानी समझते चलो, क्लास के लास्ट में हर एक चीज आपको अपने आप करेक्ट हो जाएगी। ठीक है? और जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगी, इंडिया के पास होने लगा भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होने लगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब भैया सामान लेकर जाओगे तो उसके बदले पैसा भी तो देके जाओगे।
और बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से इंडिया के पास आने लगी प्रोस्पेरिटी, अमीरी। क्या आने लगी? प्रोस्पेरिटी। इसी वजह से भैया भारत को कहा जाने लगा गोल्डन स्पैरो। और ये गोल्डन स्पैरो बोला किसने था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, उसका नाम था ऊटबी। क्या नाम था? ऊटबी कह सकते हो या ऊतबी कह सकते हो। सर जी ये ऊतबी कौन था? भैया ये ऊतबी कौन था? भैया ऊतबी था आपका हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी। हिस्टोरियन ऑफ हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी। जिसने नाम नहीं सुना कोई बात नहीं, सिर्फ याद कर लो, जिसने सुना बहुत अच्छी बात। तो भैया इंडिया को गोल्डन स्पैरो किसने कहा था? ऊतबी नामक व्यक्ति ने कहा था। और ये ऊतबी था कौन? हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी। ठीक है। और इंडिया को गोल्डन स्पैरो किस वजह से बोला गया था? क्या ये तीनों चीजें आपको क्लियर है? क्या ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए, प्रॉस्पेरिटी हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्कवरी ऑफ मॉनसून बाय होम? हिपोलस। व्हेन? 47 एडी। उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ती है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, और इंडिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, और इंडिया को गोल्डन स्पैरो बोला जाता है ऊटबी द्वारा, जो कि हिस्टोरियन था महमूद गजनी का। इतनी कहानी घुसी दिमाग में, इतनी कहानी घुसी दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये बात है 15 सेंचुरी की, ये बात है 15 सेंचुरी की। ये भैया बात है आपकी 15th सेंचुरी की। न्यू कॉम्पिटिटर्स अराइज होने लगे। अभी ज्यादा दिमाग बुद्धि मत चलाना, सिर्फ और सिर्फ जितना बोल रहा हूं उतना सुनो, जितना लिखवा रहा हूं उतना लिखो। क्या होने लगा भैया? न्यू कॉम्पिटिटर्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। न्यू कॉम्पिटिटर्स अराइज होने लगे। किस चीज की कंपटीशन में थे भैया ये सब? किस चीज की कंपटीशन में थे भैया ये सब? कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कौन डोमिनेट करेगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कौन डोमिनेट करेगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कौन डोमिनेट करेगा? और यूरोपियंस, यूरोपियंस इस कंपटीशन में सबसे आगे चल रहे हैं। इस कंपटीशन में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन सर क्यों? व्हाई दे वांटेड टू डोमिनेट? ध्यान से समझेंगे भैया। देखो 15th सेंचुरी में अगर मैं बात करूं वेस्ट की, वेस्ट मतलब समझ रहे हो ना? देख लो ध्यान से भाई एक बार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैं बात कर रहा हूं, दिस इज योर प्यारा भारत, मैं बात कर रहा हूं इस इलाके की, वेस्ट। ठीक है। वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर यूरोप वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। वहां पर यूरोप वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। और अगर मैं ईस्ट की बात करूं, अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो हमारा भैया ईस्ट में भी आप देखेंगे देयर इज अ सर्कल ऑफ इंडिया एंड चाइना। सर्कल ऑफ इंडिया एंड चाइना। भैया अभी भी हमसे व्यापार चल रहा है। अभी भी सर हमारा दोनों साइड से व्यापार चल रहा है। अभी भी भैया हमारा दोनों साइड से क्या चल रहा है? व्यापार चल रहा है। इंडिया से वेस्ट वाले स्पाइसेस लेके जाते हैं, और बदले में हमें गोल्ड एंड सिल्वर देकर जाते हैं। क्या देकर जाते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर देकर जाते हैं। राइट? इतना समझे? बदले में हमें गोल्ड एंड सिल्वर देकर जाते हैं। तो बात ये जो लास्ट में चल रही थी ना, कि ये डोमिनेशन वाला पॉइंट कहां से आया? इन सब का एक ही गेम था, दैट इज ट्रेड, दैट इज पैसा। क्या था भैया? ट्रेड। ये कहानी अभी तुमको और अच्छे से समझ में आएगी, इसको देखते रहो, देखते जाओ। भैया यूरोप में जो ट्रेड होती थी, यूरोप वाले जो इंडिया से ट्रेड करते थे, लेट्स से दिस इज योर यूरोप।
ये भैया ट्रेड करने इंडिया तक आते कैसे थे? फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा भारत है, ये ट्रेड करने इंडिया तक आते कैसे थे? इनके पास दो रास्ते होते थे। पहला रास्ता है तुम्हारा मेडिटेरेनियन सी वाला, अभी मैं दिखाता हूं भी हूं मैप में, लेकिन पहले इसको इस तरीके से बना लो। एक रास्ता था तुम्हारा मेडिटेरेनियन सी वाला, मेडिटेरेनियन सी से आप आइए, उसके बाद आप अफगानिस्तान आओगे, फिर आप पाकिस्तान आ रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे अभी पाकिस्तान बन गया तुम्हारा, फिर आप भारत पहुंच रहे हो, लाइक दिस। बेसिकली मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इट इज अ लैंड रूट, इट इज अ लैंड रूट। और दूसरा इनके पास रास्ता क्या होता था? दूसरा इनके पास रास्ता क्या होता था कि ये समुद्री रास्ता इस्तेमाल करें और रेड सी का यूज करते हुए ये भारत पहुंचे। ये दोनों ही रास्ते, चाहे लैंड रूट हो चाहे ये रेड सी वाला रूट हो, इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज बिकॉज इनको ट्रेड तो करना ही करना था। बिना ट्रेड किए इनके यहां पे सामान कैसे आता? बिना ट्रेड किए इनके यहां पे सामान कैसे आता? राइट? ट्रेड भी करना था इनको, इनकी जरूरतें कैसे पूरी होती नहीं तो ट्रेड तो इनको करना था। ट्रेड करने के लिए इनके पास दो रास्ते थे भैया, लैंड रूट एंड सी रूट। सर एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ पूछो। आप रेड सी वाला जो राउट बता रहे हैं यानी सुएज वाला? हाँ दिस वन। सुएज कनाल बन गया था तभी। अरे भाई यार कहां सुएज कनाल पे आ गए? मैं ये रेड सी वाला रूट बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर कोई बैठा है तो रेड सी का इस्तेमाल करके वो भारत आते थे। ठीक ओके, है, नॉट यूरोप। ओके। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, एक सेकंड का टाइम देना। चलो, रेड सी मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा कि रेड सी से होते हुए आते थे वो, इट इज जस्ट अ रेफरेंस कि रेड सी के रास्ते या रेड सी का आसपास का एरिया यूज करके वो आ रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट मेनली वो ये वाला एरिया यूज कर रहे थे। चलो पहले इसी को समझ लो। दो रास्ते थे, दिस इज योर यूरोप, रोमन एम्पायर का राज चल रहा था भैया पहले यहां पे। अगर ये मेडिटेरेनियन सी वाला रास्ता यूज कर रहे हैं तो भैया मेडिटेरेनियन सी से सीरिया वगैरह होते हुए, ईरान वगैरह होते हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पहुंच गए भारत। नहीं तो ये वाला इलाका यूज करके और यहां से समुद्र के रास्ते पहुंच गए भारत। समझ में आया? क्यों भाई, समझ में आया इतना? अब यहां पर देखो गड़बड़ी क्या होती है। जैसे ही तुम्हारा रोमन अंपायर का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, जैसे ही तुम्हारा रोमन अंपायर का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, यहां पर आपको दिख रहा होगा टर्की, यहां पर आपको दिख रहा होगा टर्की। यहां पर स्थापित किया जाता है ऑटोमन अंपायर। क्या स्थापित किया जाता है? ऑटोमन अंपायर। क्या स्थापित किया जाता है? ऑटोमन एम्पायर। एंड ऑटोमन एम्पायर बिलीव्स इन एक्सपेंशन। ये भैया कब्जा किए जा रहे थे, कब्जा किए जा रहे थे। जायज सी बात है कि ये पूरा कब्जा करने के बाद ये इधर भी जाते, ये यूरोप भी जाते, ये गए, ये गए। और इन्होंने क्या किया, मैं हर एक चीज क्लियर कर रहा हूं। ये गए, हाँ भैया भाई यार ऑटोमन एम्पायर शुरू हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक। और इन्होंने इस इलाके में कॉन्स्टेंटिनोपोल को कब्जा कर लिया। एक जगह थी तुम्हारी कॉन्स्टेंटिनोपोल, उन्होंने उस इलाके को कब्जा कर लिया। और उस इलाके को कब्जा करने से हुआ क्या, तुम्हारा ये मेडिटेरेनियन सी वाला रास्ता भी बंद हो गया और तुम्हारा ये रास्ता भी बंद हो गया। बिकॉज कॉन्स्टेंटिनोपोल ये तुम्हारा यही टर्की इस्तांबुल वाले जंक्शन पे पड़ता था, और इट इज द वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। रीजन बीइंग यहां से दोनों ही ट्रेड रूट्स बंद हो चुके थे। अगर यूरोप वाले इस रास्ते से जाते तो टर्की वाले यहीं पर इनको घसीट घसीट के मारते। ठीक है, वर्ल्ड मैप पे समझ लिया, अब थोड़ा सा थ्योरी में समझो।
तो मैं आपको ये समझा रहा था कि भैया यूरोप जैसे देश के लिए, या सॉरी, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट के लिए ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट के लिए ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन 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 टर्की ने 1453 में, टर्की ने 1453 में, 1453 टर्की, जब भी मैं आपको बोलूं टर्की, तुम उसको रिलेट कर लेना ऑटोमन एम्पायर से। टर्की ने क्या किया भाई? टर्की ने क्या किया सर? टर्की कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल, कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल। अब अगर मैं तुमको यहां पे समझाने की कोशिश करूं तो तुम इसको इस तरीके से समझो, दिस इज द लोकेशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, इट इज लाइक दैट। यानी कि अब यूरोप वाले, अब यूरोप वाले ये रास्ता भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा अफगानिस्तान वगैरह सब कोई है, टर्की वगैरह है, इस्तांबुल वगैरह है, जो तुम्हें मार के खा जाएगा। और कॉन्स्टेंटिनोपोल पे कैप्चर होने की वजह से ये रास्ता भी गया, ये रास्ता भी गया, ये रास्ता भी गया। और ये सब कब हो रहा है भैया? 1453 में। कब हो रहा है? 1453 में। व्हेन डिड टर्की कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपोल? व्हेन डिड टर्की कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल? 1453। 1450। ऑलराइट, इतना क्लियर है? अब भैया जब ये कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कैप्चर होता है और ट्रेड को झटका लगता है, उसके बाद होती है सर बर्थ ऑफ, उसके बाद होती है सर बर्थ ऑफ रिनेसेंस, बर्थ ऑफ रिनेसेंस। नाउ व्हाट इज रिनेसेंस? रिनेसेंस का सिंपल सा मतलब तुम ऐसे समझो कि हर एक चीज को, हर एक चीज को क्वेश्चन किए जाने लगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि हमारे पास सिर्फ यही दो रूट्स हैं, ऐसा क्यों है कि हम और रूट्स को डिस्कवर नहीं कर पा रहे। और रेनासियंस का असर यह हुआ कि भैया आपके ज्योग्राफिकल इन्वेंशंस स्टार्ट हुए, जियोग्राफिकल इन्वेंशंस स्टार्ट हुए, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज स्टार्ट हुई, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज स्टार्ट हुई। और ध्यान रखना, ध्यान रखना, व्हेन, इसको लिख लो, इसको लिख लो इस तरीके से, व्हेन टर्की कैप्चर्ड, व्हेन टर्की कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल, कब किया था ये? 1453। देयर वॉज अ नीड ऑफ, देयर वॉज अ नीड ऑफ नीड ऑफ अल्टरनेट रूट, देयर वॉज अ नीड ऑफ अल्टरनेट रूट। और मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अभी तक रिनेसेंस का बर्थ क्यों नहीं हुआ था, क्यों लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे थे? बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब जरूरत पड़ी है तो पीपल आर क्वेश्चनिंग, और यही रिनेसेंस, यही क्वेश्चनिंग जियोग्राफिकल इन्वेंशंस और जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की तरफ हमें लेकर जाती है। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज का अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो इसमें दो बहुत ही प्यारे एग्जांपल्स हैं। दैट इज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका। मैं एक्सीडेंटली क्यों बोल रहा हूं भी समझाऊंगा। एंड इन 1498 वास्को डिगामा डिस्कवर्ड
द सी रूट टू रीच इंडिया या फॉर रीचिंग इंडिया, डिस्कवर्ड द सी रूट फॉर रीचिंग इंडिया, डिस्कवर्ड द सी रूट फॉर रीचिंग इंडिया। कई लोग कहते हैं भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, ऐसा नहीं है, भारत पहले से ही था। वास्को डिगामा ने भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज की। ये लाइन प्लीज लिख लेना, व्हेन टर्की कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 there was a need of alternate route so that Europeans can continue their trade. इतना समझ में आ गया? Come on guys, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? सो इंडिया को गोल्डन स्पैरो वाली कहानी से 15th सेंचुरी में रेस स्टार्ट होती है डोमिनेट करने वाली, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कौन डोमिनेट करेगा। हमारा भैया ट्रेड भैया तब भी चल रहा था स्पाइसेस वाला, स्पाइसेस बेच रहे हैं, गोल्ड सिल्वर ले रहे हैं। यूरोप वॉज प्रोमिनेंट इन द ट्रेड फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा ऑटोमन एम्पायर वाली कहानी भी समझा दी, और उसके बाद हमने देखा बर्थ ऑफ रिनासेंस। क्या ये सारी कहानी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या ये सारी कहानी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस भैया। गुड, परफेक्ट। अब तब से हम यूरोप 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 कर रहे हैं, थोड़ा सा यूरोप की कंडीशन को देखते हैं। तो एक सब हेडिंग आप छोटी सी बना लेंगे, कंडीशन ऑफ यूरोप। कंडीशन ऑफ यूरोप। अच्छा, कल से हम अपनी क्लास को एग्जैक्ट 6:30 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कंडीशन ऑफ यूरोप बना लो ऐसे, कंडीशन ऑफ यूरोप। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला भैया टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों की नीड्स बढ़ रही थी, और इसी के साथ साथ यूरोप में खेती भी बढ़ रही थी, यानी कि लैंड अंडर कल्टीवेशन was increasing. Land under cultivation was increasing. And this is increasing because भैया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का फावड़ा आ रहा है, इंप्रूव्ड प्लो। बड़ा प्यारा कनेक्शन बनेगा, ध्यान से सुनो, इंप्रूव्ड फ्लो, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट में उस टाइम आर्ट ऑफ शिप मेकिंग को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। आर्ट ऑफ शिप मेकिंग को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। क्यों दिए जाने लगा? ध्यान से सुनेंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज कैप्चर्ड। जमीन से भारत पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि कहीं पर भी जाओगे मारे जाओगे। यानी भारत पहुंचने के लिए तुम्हें भैया ये पानी का इस्तेमाल करना पड़ता, ऊपर भी जाते तो पानी का इस्तेमाल करना पड़ता। तो आर्ट ऑफ शिप मेकिंग वॉज प्रोमिनेंट एट दैट टाइम। आर्ट ऑफ शिप मेकिंग बढ़ रही है, साथ ही साथ आप देखेंगे शिप मेकिंग के साथ साथ लोग पानी में जो भी एडवेंचर होते हैं, सी वॉयज जिसको आप कहते हो, पानी की जहाज से जो भी एडवेंचर्स किए जाते हैं, उसके लोग बहुत ही ज्यादा शौकीन हो रहे थे। सो सी वॉयज या वॉयस जो भी कह लो, सी वॉयस वॉज इंक्रीजिंग। लोगों को पानी में एडवेंचर करने का मन कर रहा था, एंड द आर्ट ऑफ शिप मेकिंग वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। वी हैव इंप्रूव्ड फ्लो, जिसकी वजह से लैंड अंडर कल्टीवेशन, खेती बढ़ रही है। क्यों भैया? बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है। खेती क्यों बढ़ रही है? बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। एट लास्ट हमें लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर। ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इसके बाद
इसके बाद आप देखेंगे, सो देयर वॉज अ रैपिड, रैपिड मतलब बहुत ही तेज, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वाई? क्योंकि भैया टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही थी, और अब हमारे पास सोर्सेस भी लिमिटेड रह गए। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टेंटिनोपोल वॉज कैप्चर्ड, हम बहुत जगह मूव नहीं कर पा रहे। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ावा नहीं देते तो हमारी पॉपुलेशन की नीड्स पूरी नहीं होगा। ठीक है, इसी के बीच आप देखेंगे, इसी के बीच आप देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट। साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट। इससे क्या हुआ भाई? इससे इन्होंने क्रॉप्स को रोटेशन में लगाना स्टार्ट किया, और एक ही टाइम पर ये कई सारी क्रॉप्स को एक साथ उगा पा रहे थे। जब ये क्रॉप्स उगा पा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। अगर इनके क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भैया जानवरों को भी बहुत आराम से खिला पा रहे होंगे। बताइए, एनिमल्स फीडिंग। अगर आपके पास प्रोडक्शन अच्छा है तो आप अपने जानवरों को अच्छे से खिला पा रहे होंगे। एनिमल्स फीडिंग वो भी बढ़ गई। जब भैया एनिमल्स फीडिंग बढ़ गई तो धीरे धीरे मीट सप्लाई भी बढ़ने लगा। सबको पता है मीट क्या होता है? एवरीवन? जब भैया एनिमल्स को फीडिंग बढ़ने लगी तो मीट सप्लाई भी बढ़ने लगी। अब इनके पास समस्या क्या है? या तो ये मीट को कुक करेंगे, पकाएंगे, और या तो ये क्या करेंगे, ये उसको प्रिजर्व करेंगे, ये उसको प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व करने का मतलब होता है बचा के रखना, स्टोर करके रखना। क्यों भैया ऐसा क्यों करेंगे सर? ये तुरंत ही क्यों नहीं खाएंगे? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में नवंबर से लेकर फरवरी तक इट इज एक्सट्रीम कोल्ड, इट इज एक्सट्रीम कोल्ड। अब जब एकदम एक्सट्रीम कोल्ड है तो तुम खेती करोगे कैसे? तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ कुछ पका के खाएंगे, कुछ कुछ को प्रिजर्व करेंगे, कुछ मीट को पकाएंगे, कुछ मीट को प्रिजर्व करेंगे। इन दोनों के लिए ही, इन दोनों के लिए ही इनकी बेसिक नीड थी स्पाइसेस की। क्योंकि अगर तुमको पकाना है तब भी तुमको मसाले चाहिए, अगर तुमको प्रिजर्व करना है तब भी तुमको मसाले चाहिए। मसाले तुमको कहां से मिलेंगे? मसाले तुमको कहां से मिलेंगे भैया? मसाले तुमको मिलेंगे हमारे प्यारे भारत से। और भारत आने का जमीनी रास्ता कॉन्स्टेंटिनोपोल को कैप्चर करने की वजह से पूरा का पूरा बंद हो चुका है यूरोप वालों के लिए। ये कहानी क्लियर है? ये कहानी क्लियर है? समझ में आया इतना? थोड़ा सा मैप कंडीशन ऑफ में यूरोप समझ में आ गई? हाँ सर जी, क्या मैप पूछ में रहे हैं? सर मैप में थोड़ा सा समझ नहीं पाया सर। मैप में नहीं समझ पाए? अभी ज्वाइन कर रहे हो जी क्या? सर। नहीं सर, मैं सर पहले से था जो कितना टाइम क्लास हुआ? स्टार्ट 38 मिनट हुआ है। कितने लोगों को मैप वाला समझ में नहीं आया? तो बोलिए बच्चे, आप अकेले हो, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अगर मैंने वापस मैप वाला समझाया तो फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा सबका। ठीक है, मेरे को ये बता, ये समझ में आया? इतना समझ में आया? शुभजीत, हाँ सर। इतना आया समझ में? हाँ तो मैप वाला हाँ सर, समझ लेना बच्चे, रिकॉर्डिंग से समझ लेना, थोड़ा रिकॉर्डिंग का भी प्रयोग करो। चलो, ठीक है कंडीशन सर, ऑफ ठीक है। यूरोप के हर एक बच्चे को क्लियर है? कंडीशन ऑफ यूरोप के हर एक बच्चे को क्लियर है? गुड।
Now the question is, who will dominate first? Who will dominate first? और डोमिनेट करने के लिए इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, किसको डोमिनेट करने की बात हो रही है? ऑफ कोर्स इंडिया की, प्यारे भारत की. और डोमिनेट करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले रास्ता खोजें. क्या खोजें? रास्ता. हालांकि हु विल डोमिनेट इंडिया या हु विल डोमिनेट, चलो इसको इंडिया ही लिख देते हैं. वेट, हु विल डोमिनेट इंडिया. और डोमिनेट करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रास्ता खोजें. ठीक है, इसकी मैं आपको एक टाइमलाइन दे देता हूं कि कौन कैसे डोमिनेट करेगा, या बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, क्या होने वाला है. सबसे पहले भैया आप क्या है? पोर्तुगीज. सबसे पहले भैया आप क्या है? पोर्तुगीज. इसके बाद आए इंग्लिश, अंग्रेज जिसको आप कहते हैं. इसके बाद भैया आप क्या है? डच. इसके बाद भैया आप क्या है? स्पेन वाले, या स्पेन नहीं, फ्रेंच, सॉरी, नॉट स्पेन, इट्स फ्रेंच. इस प्रकार से इसी टाइमलाइन से हमें चीजों को पढ़ना है. अब पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे. इनके बीच में भैया हो गया मैट्रिमोनियल अलायंस. मैं अभी आपको सिर्फ एक समरी बता रहा हूं कि चीजें कैसे चलेंगी, कैसे अंग्रेजों ने बाद में डोमिनेट किया. आए तो 4 लोग थे, राइट. तो आप देखेंगे पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में हो गया मैट्रिमोनियल अलायंस. व्हाट इज मैट्रिमोनियल अलायंस? शादी शादी हो गई भाई, और क्या. पोर्तुगीज की रानी थी, या जो भी थी, पता नहीं कौन था ये, खैर छोड़ो, कैथरीन. कैथरीन की भैया शादी हो गई चार्ल्स से, चार्ल्स सेकंड से. चार्ल्स सेकंड से. और उसी मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से पोर्तुगीज वाले पीछे हट गए. जो डच आए थे, डच का शुरू से ही पता है फोकस कहां पे था? डच का फोकस था शुरू से ही इंडोनेशिया वाले सेक्टर पे. यानी कि अगर आप समझने की कोशिश करें, डच का पहले से फोकस यहां पर था. उन्हें कभी भारत पे कब्जा करना ही नहीं था, उनका मेन फोकस यहां पर था. और अंग्रेज ये भी जानते थे कि यार अगर ये यहां पर कब्जा कर लेंगे ना, तो ये भारत की तरफ जरूर आएंगे, ये भारत की तरफ जरूर आएंगे. लेकिन डच वालों को मेनली मतलब था स्पाइसेस से. तो डच वालों ने इंग्लिश के साथ समझौता कर ली. जब भी मैं बोलूं इंग्लिश, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजों की, जिन्होंने एक्चुअल में भारत पे कब्जा किया. तो पता है डच वालों ने क्या बोला कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस वाले आइलैंड दे दो, जहां पे बहुत सारी स्पाइसेस हो. तो इसको मैं लिख दे रहा हूं स्पाइस आइलैंड, स्पाइस आइलैंड. तो डच और इंग्लिश के बीच में भैया स्पाइस आइलैंड से समझौता हो गई, इंडोनेशिया वगैरह वाले इलाके से. ठीक है. अब मेनली बचा कौन? अब मेनली बचा कौन? अब बचे तुम्हारे अंग्रेज और फ्रेंच वाले. इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच. और इनके बीच में होती है राइवलरी, यानी लड़ाई झगड़ा मारपीट. इनके बीच में होती है राइवलरी. और हमें कुल मिला के 3 राइवलरीज पढ़नी है. इसी राइवलरी को हम कहते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर. इसी राइवलरी को बच्चे हम क्या कहते हैं? एंग्लो फ्रेंच वॉर. कितनी हुई थी ये? कितनी हुई थी बच्चे ये? टोटल 3 हुई थी. हमें 3 ही पढ़नी है. कैसी बातें करते हो सर, 3 हुई थी और 3 ही पढ़नी है, तो छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई. चलो, पहली थी तुम्हारी बैटल ऑफ सैम थॉमस. मैं यहां पे लिख रहा हूं बैटल. पहली थी तुम्हारी बैटल ऑफ सॉन थॉमस. सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, कोई घबराएगा नहीं, सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो. दूसरी थी बैटल ऑफ
आम्बुर। तीसरी थी बैटल ऑफ वांडीवॉश। और इसी वांडीवॉश के बाद फ्रेंच वालों को वॉश कर दिया गया। आई मीन फ्रेंच हार गए और अल्टीमेटली अंग्रेजों ने ये बैटल जीत ली। ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन लास्ट में यही होगा और समरी यही निकल के आएगी। ठीक है, और समरी यही वाली स्लाइड या फ्लो चार्ट निकल के आएगी। इतना समझ में आ गया? अब मैंने आपको एक चीज बताई कि हु विल डोमिनेट इंडिया, ये क्वेश्चन शुरू से चला हुआ आ रहा है, लेकिन उसके लिए अब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास रूट होना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, जो पहले पहुंचेगा वो आसानी से डोमिनेट कर सकता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने चेंज कर दिया, लेकिन पहले यही चल रहा था कि भैया जो पहले पहुंच गया, या चलो पहले बाद में जो भी डोमिनेट करेगा, अल्टीमेटली आपके पास रूट तो होना चाहिए, रास्ता तो होना चाहिए। रास्ता था ना सर जी, वो अभी तुमने बताया वो मिडिल ईस्ट वाला। भैया कॉन्स्टेंटिनो, अरे मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपोल आपका कैप्चर हो चुका है, रास्ता आपके यहां से चला गया है। सो यू नीड टू डिस्कवर द अल्टरनेट रूट फॉर डोमिनेटिंग इंडिया। तो भैया अब ये कहानी आ गई कि हु विल रीच फर्स्ट। हु विल रीच फर्स्ट, हु विल रीच फर्स्ट। यहां पर मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है दो लोग जो रेस में सबसे ज्यादा आगे रहते थे, बाद में सबसे ज्यादा पीछे हो गए। स्पेन एंड पोर्तुगीज, या पुर्तगाल लिख सकते हो तुम, या मैं अभी पोर्तुगीज ही लिख दे रहा हूं, स्पेन एंड पोर्तुगीज। अब यहां पर आपके लिए कुछ नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेन एंड पोर्तुगीज। पोर्तुगीज में भैया सबसे पहला नाम आपको याद रखना है, दैट इज प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी। तो भैया प्रिंस हेनरी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिश करी भारत का रास्ता खोजने की, भारत का समुद्री रास्ता या भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने की। एंड ही वॉज वेरी वेरी ऑब्सेस्ड, मतलब उनके अंदर एक अलग सा जुनून था ये सी रूट खोजने का, ऑब्सेशन टुवर्ड्स सी रूट, ऑब्सेशन टुवर्ड्स सी रूट। और इसी की वजह से उस टाइम पोर्तुगीज के जो आपके राजा थे पॉप निकोलस फाइव, पोर्तुगीज के जो राजा थे पॉप निकोलस फाइव, इन्होंने प्रिंस हेनरी के इस ऑब्सेशन को देखते हुए इनको एक तरीके से एक अथॉरिटी दे दी कि यू हैव अ राइट टू नेविगेट, आप आराम से घूमो, जो भी खर्चा लगेगा, जो भी तुम्हें खाने को चाहिए होगा, पनीर वनीर सब हम देंगे, तुम एक काम करो, तुम भैया आराम से घूमो और ये जो ऑब्सेशन है इसको कंप्लीट करो और भारत का रास्ता, भारत जाने का समुद्री रास्ता हमें खोज के। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि प्रिंस हेनरी इक्वेटर तक भी नहीं पहुंच पाए। इक्वेटर तुम्हारा यहां कहीं पड़ेगा, इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री, ये तुम्हारा इक्वेटर है। प्रिंस हेनरी भैया यहां पे था, यहां से निकला, दिस इज योर पोर्तुगाल, यहां से निकल के बेचारे ने इक्वेटर भी क्रॉस नहीं किया। ऑब्सेशन इतना था बट इक्वेटर भी क्रॉस नहीं कर पाए। ये आपको क्या समझाता है? ये आपको ये समझाता है कि तुम कितना भी दिल से शिद्दत से चालो कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, सीडीएस में जाना है, एनडीए में जाना है, कहीं भी जाना है, कितना भी ऑब्सेशन हो, अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं होगी तो आप हमेशा फेल हो जाएंगे। और ये हमें सिखाया भैया प्रिंस हेनरी ने। ठीक है, तो ये भैया इक्वेटर तक भी नहीं जा पाए। ऑलराइट, इसके बाद कोशिश करी, ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद कोशिश करी एफोंको फाइव ने, एफोंको फाइव ने, ये भैया राजा थे आपके 14
38 से लेकर 1481 तक इन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश करी, बट कुछ सफलता इनके हाथ नहीं लगी। इसके बाद आपके राजा बने जॉन टू। जॉन टू ये आपके राजा बने भैया 1481 से लेकर 1495 तक। बट इनके हाथ भी कुछ खास सफलता नहीं लगी। इनके हाथ भी कुछ खास सफलता नहीं लगी। हालांकि हालांकि इनके टाइम पर यदि आप देखेंगे तो एक ट्रेवलर हुआ जिसका नाम था बार्थोलोमो डियोस। क्या नाम था? बार्थोलोमो डियोस। बार्थोलोमो डियोस भैया, इसने कुछ कमाल करके दिखाया और ये बंदा पहुंचा केप ऑफ गुड होप तक। केप ऑफ गुड होप तक, ठीक है, केप ऑफ गुड होप तक। और केप ऑफ गुड होप के बाद ये बंदा पहुंच गया था मोजाम्बिक तक। घबराओ नहीं, वर्ल्ड मैप में दिखा रहा हूं, मुझे पता है तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा होगा ये। दिस इज योर केप ऑफ गुड होप और ये है तुम्हारा मोजाम्बिक। तो एटलीस्ट कुछ लोग तो भैया इक्वेटर तक क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, और अपने बार्थोलोमो डियोस ने पहले केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, उसके बाद ये मोजाम्बिक तक पहुंचा। और पता है जब एक केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा था तो वहां पर एक तूफान आ गया। इसी वजह से पूछा जाता है कि क्या बार्थोलोमो डियोस ने नाम रखा था केप ऑफ गुड होप? द आंसर इज नो। बार्थोलोमो डियोस ने उस जगह को बोला था केप ऑफ स्टॉर्म। केप ऑफ स्टॉर्म। उसके बाद में इसका नाम बदल के जॉन टू साहब ने रखा केप ऑफ गुड होप। बार्थोलोमो डियोस लास्ट में कहां तक पहुंचा था? आंसर इज मोजाम्बिक। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? और एट लास्ट में आप देखेंगे मैनुअल फर्स्ट के समय, जो कि पुर्तगीज के राजा थे, 1495 से लेकर 1521 तक, इनके समय भैया वास्को डिगामा इसके समय पे भैया वास्को डिगामा ने भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज कर दी, और ये होता है 1498 में। ये होता है 1498 में। वास्को डिगामा ने अब्दुल माजिद नाम के, ध्यान से सुनेंगे, पता है इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? देखो, मोजाम्बिक तक तो ये पहुंच गया था बार्थोलोमो डियोस, यहां तक तो पहुंच गया था, जाहिर सी बात है, ठीक है। जब वास्को डिगामा यहां पर पहुंचते हैं तो उनको स्पाइसेस के ट्रेसेस मिलते हैं, और उसके बाद उन्होंने समुद्र में एक नाव चलाने वाले या शिप चलाने वाले, आप जो भी उसको कहना चाहो, अब्दुल माजिद नाम के एक बंदे को लिया। किसको लिया? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद नाम के एक बंदे को लिया, और इसके साथ चलते चलते ये पहुंच गए 1498 में कैलिकट, जो कि आज के टाइम पे तुम्हारा कोझिकोडे के नाम से जाना जाता है, कोझिकोडे केरला। ये पहुंच गए कैलिकट और इन्होंने भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज कर, भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज कर दी। अब भैया स्पेन क्यों पीछे रहे? तो स्पेन ने क्या किया? स्पेन ने भैया पैसा दिया एक इटालियन ट्रेवलर को। किसको पैसा दिया? वेट। स्पेन ने भैया पैसा दिया एक इटालियन ट्रेवलर को जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर
क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा कि यार अभी तक ना बहुत लोग, दिस इज योर स्पेन, देख रहे हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा कि बहुत लोग भैया इस रास्ते से जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ सफलता तो मिल नहीं रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा और ऐसे मैं भारत को खोजने की कोशिश करूंगा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे निकला और जाते जाते उसको भारत तो नहीं मिला, लेकिन ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दी अमेरिका। रास्ते में जा रहा था, बगल में अमेरिका मिल गया। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दी अमेरिका। उसका कोई मोटिव नहीं था, वो अमेरिका की खोज पे नहीं निकला था। और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। एज अमेरिका वॉज न्यू टू दी वर्ल्ड, पहले किसी को इसके बारे में पता नहीं था, सो अमेरिका को उस समय बोला गया न्यू वर्ल्ड। क्या बोला गया? न्यू वर्ल्ड। तो अब समझ में आ गया कौन, कैसे, कहां और क्यों पहुंचा। ऑलराइट, ये पहले याद रखना, प्रिंस हेनरी इक्वेटर तक भी नहीं पहुंच पाए, उसके बाद एफ्रांको 5, देन जॉन 2, आफ्टर दैट मैन्युअल 1 के टाइम पे, मैन्युअल 1 जब किंग थे 1495 से लेकर 1521 के बीच में, वास्को डी गामा 1498 में अब्दुल माजिद की मदद से कैलिकट पहुंचते हैं। कैलिकट वर्तमान समय में कोझिकोडे केरला जिसे आप कहते हैं। एफोंको और जॉन 2 के टाइम पे बार्थोलोमो डियोस केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं और मोजाम्बिक तक इवन वो पहुंच जाते हैं। बार्थोलोमो डियोस ने नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म, केप ऑफ गुड होप नाम दिया जॉन 2 ने। सो हु विल रीच फर्स्ट, ये आपको समझ में आ गया। कैसे अभी भैया हमें चीजें देखनी है, पहले पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ये भी आपको समझ में आ गया। उस टाइम यूरोप की कंडीशन क्या थी, ये भी आपको समझ में आ गई। स्पाइसेस की इतनी अचानक से जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको समझ में आ गया। When Turkey captured Constantinople in 1453, there was a need of alternate route. क्यों ये सारी डिस्कवरीज हुई? बर्थ ऑफ रिनासियंस, जियोग्राफिकल इन्वेंशंस, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, ये भी आपको रिलेट हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपोल और ये रोमन एम्पायर, यूरोप वाला रोमन एम्पायर और अपना ऑटोमन एम्पायर, इनकी क्या कहानी थी, ये भी थोड़ा सा आपने सीखा। 15th सेंचुरी में कैसे रेस लगी कि भैया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कौन डोमिनेट करेगा, बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, बड़ा पैसा है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हर एक चीज है, ये भी आपको समझ में आ गया। और आपने कुछ बेसिक फैक्ट्स भी देखे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम इससे आगे अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कल की क्लास वही अपना सेम टाइम है, एग्जैक्ट 6:30 से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अब आप लोग बताइए अगर कोई डाउट है तो। भैया कोई एक भी बार डाउट है? रिनासियस बता देना। क्या रिनासियस क्या था भैया? रिनासियंस मतलब क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चनिंग करना कि ऐसा ओके। क्यों हुआ, क्यों एक ही रूट है, क्यों दूसरा रूट नहीं हो सकता, हम क्यों दूसरा रूट नहीं डिस्कवर कर सकते। बर्थ ऑफ रिनासियंस मतलब सब लोग एक क्वेश्चन करने लगे कि यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इट इज लाइक दैट, which leads to geographical inventions and geographical discoveries. Two important discoveries: 1492 Christopher Columbus accidentally discovered America, and in 1498 Vasco da Gama with the help of Abdul Majid reached Calicut and discovered the sea route to reach India. ठीक है, इतना समझ में आ गया। कल की क्लास में ज्योग्राफी में हमें अर्थक्वेक से स्टार्ट करना है और मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसी के आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे। ये नोट्स कोशिश करूंगा मैं थोड़े और साफ सुथरे बना दूं ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तो प्रॉपर प्रिंटेबल पीडीएफ। अभी तो मैं थोड़ा सा रफली समझा रहा था। कल जो आपको ज्योग्राफी के मैं फाइनल नोट्स बना के दूंगा वो आप वही नोट्स होंगे, वही पीडीएफ होंगे जो आप प्रॉपरली प्रिंट करा सकते, ठीक है? हालांकि कोशिश करते रहा करिए कि क्लास में थोड़ा साथ साथ में लिखें तो दिमाग में चीजें बैठती रहेंगी। पीडीएफ जैसा कि मैंने बता दिया, जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जो भी ये पीडीएफ होगी वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। प्रिंट निकालो, आराम से पढ़ो।
रिकॉर्डिंग बासवराज 11 बजे तक हो जाएगा। चलो एक क्लास अभी कर देना, एक क्लास खाना वाना खाने के बाद कर देना। तो रिकॉर्डिंग्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। कोई भैया थंबनेल लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जियोग्राफी क्लास 1, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 1, कोई ऊपर नीचे नहीं, ठीक है? कोई सजाना वजाना नहीं है ना? क्योंकि यार मुझे उस मार्केट से बाहर निकलना है। तुम्हारा ये जो मार्केट है ना, सीडीएस का, एनडीए का, यूपीएससी का, बड़ा गंदा मार्केट है। यहाँ लोग मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड पीपल ओनली नीड अ पॉइंट टू काउंटर यू, ठीक है ना? तो मैं उस मार्केट का हिस्सा नहीं बनना चाहता कि थंबनेल लगा के अट्रैक्ट कर लो। क्या क्या कहते हैं उसको? वेट, हेड शॉट है ना? गन शॉट नहीं, हेड शॉट है, स्नाइपर शॉट। रेज बेट। हाँ, तो मेरे को ये सब नहीं करना। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसी सिंपल तरीके से पढ़ाई होगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक भी दिन आपकी क्लास मिस ना हो। संडे संडे भी हम अपनी क्लासेस करें। और मेरे साइड से इतना ही। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है। कुछ नहीं पूछना भैया। सब क्लियर है? अब Yes, आपका भैया। काम क्या है? यू जस्ट नीड टू फॉलो द ब्लैंक पेपर मेथड। मेरी बात मानो, जितना तुमने पढ़ा, जितना अभी तुम्हारे दिमाग में है, खाना खा लो, ब्लैंक पेपर उठाओ। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं बैठना है। खाना खा के 10-15 मिनट 20 मिनट वॉक करके ब्लैंक पेपर उठाओ। सोने से पहले बस लिख कर सो जाना है। सोने से पहले बस लिख कर सो जाना। ट्रस्ट मी, तुम भूलोगे नहीं। Battle of Ambor, Battle of Bandicoot. हाँ, ट्रस्ट मी, तुम भूलोगे नहीं। बस एक बार लिखकर सो जाना। 2-2.5 घंटे की मेहनत, अगर आपने 10-15 मिनट वो ब्लैंक पेपर मेथड फॉलो नहीं किया, तो ये 2.5 घंटे की मेहनत तुम्हारी बेकार हो जाएगी। और आज या कल में मैं कोशिश करूंगा, कल या परसों में, इंग्लिश के मैं अपने साइड से प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूं। मैथमेटिक्स के भी मैं अपने साइड से प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूं। फॉलो करना चाहते हो तो उसको कर लो। किसी ने कोई अपना जुगाड़ बना रखा है तो ठीक है, मैं अपने साइड से बेस्ट निकाल के आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो और कुछ? और कुछ? एनीवन? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, कुछ भी? जो बच्चे इस क्लास में ज्वाइन हो गए, उन्हें आधे घंटे बाद खुद ही रिकॉर्डिंग दिखने लगेगी। और मुश्किल से 1 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर, मैं 11 बजे की टाइमलाइन सेट करके चल रहा हूं। 11 बजे से पहले दोनों रिकॉर्डिंग्स आपके हाथ में होंगी। और हर रोज ऐसा ही होगा, बिकॉज आई ट्रस्टेड द मोस्ट अच्छा स्टूडेंट ऑफ दिस बैच। ठीक है बासवराज, इतनी तारीफ कर दी, अब देर मत करियो रिकॉर्डिंग में, ठीक है ना? चलो, एनीवन? और कोई डाउट, कोई भी दिक्कत? नो भैया। बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।